स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। बायोलॉजी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करेंगे जो कि बेस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं। काफ़ी जगहों पर ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं फ्रेंड्स, और आप इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करते रहें। अपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब आपको बताना है फ्रेंड्स इन ऑप्शंस में से, जैसे कि आपको दे रखा है लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या फिर अमाशय। अब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि अमाशय यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, क्योंकि पेट में हम लोग मान लीजिए, ठीक है, आप खाना खाते हो तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉमन सेंस लगाते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, अमाशय को यहाँ सही कर दिया जाए। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, यकृत यानी कि लीवर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। ठीक है, कॉमन सेंस नहीं लगाना है, पढ़ना है अच्छे से और हर चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए साथ ही में चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका आंसर सी राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव आपने देखा होगा फ्रेंड्स होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, मनुष्य में जब कभी भी आपसे मादा जनन अंग से हार्मोन रिलीजमेंट का स्राव यानी कि स्राव आपसे पूछा जाए तो आपको रिलैक्सिन हार्मोन का नाम देना है। ठीक है, रिलैक्सिन एक हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन भी है, उसके बाद एस्ट्रोजन भी, ये सभी हार्मोन्स के नेम हैं। आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। और देखिए आपको इसी तरीके से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जो कि सभी एक जैसे लगेंगे, लेकिन आपको हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है, उसी हिसाब से आपको अपने आंसर को करेक्ट करना है। तो मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आपका आंसर होना चाहिए रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, चलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है या फिर द्वारा होता है? तो सेरिब्रियम, थायराइड, सेरिबेलम या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो ऐच्छिक का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेक्टेड। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रण होता है? अब देखिए शरीर के तापमान की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो नियंत्रण होता है वो आपका हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होगा, सेरिबेलम में नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं होगा, हाइपोथैलेमस में ही आपका यहाँ पर क्या होगा, तापमान का नियंत्रण देखा जाता है। यानी कि कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो आंसर रहेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, कूटपाद, कोशिका मुंह, सिलिया या गुदा द्वार। तो जब कभी भी अमीबा की बात करें फ्रेंड्स तो भोजन का जो अंत ग्रहण किया जाता है या फिर करता है, ठीक है, तो वो कूटपाद के द्वारा होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका होगा ए राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो जीभ है उससे लार निकलती है। ठीक है, उस लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है या पाया जाता है उसको आपको बताना है। तो ट्राइलिन होता है। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा ट्राइलिन। कौन सा एंजाइम है? ट्राइलिन। हमेशा याद रखेंगे, 3 बार मेरे साथ बोलेंगे ट्राइलिन ट्राइलिन ट्राइलिन। ठीक है, अच्छे से आपको रट जाएगा। तो चलिए आंसर अपना सी करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस या श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाती है? तो ये एक प्रोसेस है, तो इसको हम क्या कहेंगे वो आपको बताना है। जब कोई मनुष्य सांस लेता है या फिर उस सांस को बाहर रिलीज कर देता है या छोड़ देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए यानी ऊर्जा बनाने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, तो वे पहले किसका उपयोग करती हैं या फिर प्रयोग करती हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ग्लूकोज का प्रयोग यहाँ पर सबसे पहले किया जाता है। तो आंसर रहेगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा, देखिए यहाँ पर बताना है कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से, यानी कि पौधे में जो ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है तो उसका आपको नाम बताना है। तो वो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर कहलाती है? तो उसे हम विसरण अभिक्रिया कहते हैं। आंसर आपका होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है?
तो इसमें आपको बताना है विघटन, दहन या परिवर्तन या स्वश्लेषण। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट होना चाहिए उसे हम यहाँ पर विघटन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप, तो इसको एक बार कट कर दीजिए। ठीक है, ये डबल टाइप हो गया है। मुख्य रूप कौन सा है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर खाद्य पदार्थों का पौधों में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए उसे हम यहाँ पर सुक्रोज कहते हैं। आंसर रहेगा सी। तो हमेशा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके हिसाब से ही आपको अपने आंसर रखने हैं। ठीक है, तो इसीलिए केयरफुल होकर के अपना अच्छे से स्टडी करें और सभी चीज़ों को साथ में समझते चलें। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो आपको आंसर कौन सा लगाना है यहाँ पर। जब कभी भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, हमेशा ध्यान रखिए स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रक्तचाप होना चाहिए वो 120, ठीक है, बटा आपको यहाँ पर 80, ठीक है, 120/80 आपको यहाँ पर टिक करके आना है। तो ये आंसर आपका होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली को क्या कहते हैं या फिर कहा जाता है, उसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं। ठीक है, ड्यूरामीटर हम इसे नाम दे चुके हैं, इसका नाम क्या रहेगा, ड्यूरामीटर। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है। अब आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर जो मनुष्य है, ठीक है, ह्यूमंस हैं, उसमें जो स्मेल या फिर सूंघने की जो क्षमता होती है उसको कौन यहाँ पर नियंत्रण करता है, तो हम कह सकते हैं इसे ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी, मैं इसे यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, ऑल्फैक्टरी लोब जिसे हम कहते हैं। और हिंदी में अगर इसे हम नाम दें तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे धरानींद्रिय पाली। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, धनानींद्रिय पाली पढ़ेंगे। इसे आप अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन सही है वो धरानींद्रिय पाली ही कहेंगे। ठीक है, जिसको हम ऑल्फैक्टरी लोब भी कहते हैं। ये इंग्लिश में है, तो इसको अगर इस तरीके से आप पढ़ना चाह रहे हो तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब जिसे हम धरानींद्रिय पाली कहते हैं। तो चलिए इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो हर चीज़ को क्लियर रखें, डाउट बिल्कुल भी ना रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र यहाँ पर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सेरिब्रम को कहते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो इसी के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है, या फिर कह सकते हो कि एक तरीके का ही केंद्र हमें बना दिया गया है। इसी के द्वारा हम बुद्धि अपनी चलाते हैं या सोचते हैं या चतुराई दिखाते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करता है। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए ग्लूकोज की मात्रा जो रक्त में पाई जाती है वो कौन नियंत्रण करता है, तो उसको हम यहाँ पर आंसर देंगे इंसुलिन के कारण क्या होती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है, तो अच्छे से इसको याद रख लीजिए। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा आप होगी तो उसमें हम जो कह सकते हैं कि कौन कंट्रोल करता है, यानी कि आप इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो जाएगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, तो हमें यहाँ पर बताना है इंसुलिन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन होता है, इंसुलिन ही होता है। इंसुलिन के कारण ही ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है। तो आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन के द्वारा आपकी ग्लूकोज की मात्रा को रक्त में यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या फिर हार्मोन है। अब हार्मोन भी नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, वसा भी नहीं है, तो ये क्या है, एक तरीके का एंजाइम है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, एंजाइम है, तो आंसर रहेगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है। अब यहाँ पर जैव पराक्रम होता क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस इसे हम कहते हैं। तो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, तो ये आपके पोषण, ठीक है, उत्सर्जन और श्वसन, ये सभी आपके इसमें कब आते हैं, ये आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस के पार्ट्स हैं या फिर हिस्सा आप कह सकते हो, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आंसर आपका रहेगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में सामान्यतः
CO2 पाया जाता है, कितने परसेंट पाया जाता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 0.03% पाया जाता है, आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स आपको, जो सनलाइट में पौधे नहीं उग सकते, यानी कि वे छाया में ही रहना पसंद करते हैं या फिर उसमें उगते हैं, तो उनको हम कहते हैं सियोकाइटस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इन्हें सियोकाइटस पौधे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ छाया में ही पनपते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। अब देखिए श्वसन अंग तो एक ही है, कौन है, नाक है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है फेफड़ा, ठीक है, उसके यहाँ ट्रैकिया है, कॉलम है, तो ये सभी क्या है, पार्ट दे रखे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अब हमें इसमें क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन। तो श्वसन अंग पूछा गया है, पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से रीड करना है। तो यहाँ पर श्वसन अंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो फेफड़ा, क्योंकि जब फेफड़ा ही काम नहीं करेगा तो नाक से क्या ही आप सांस ले पाओगे, क्या ही वो ट्रैकिया में जा पाएगा, क्या ही वो क्लोम में ट्रैवल हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है वो होगा फेफड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि यह सभी यहाँ पर श्वासन कह सकते हैं श्वसन अंग हैं। ठीक है, श्वसन अंग है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं। तो यहाँ पर आपसे श्वसन अंग की बात करें तो फेफड़ा ही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जब फेफड़ा आपका रिस्पॉन्स करेगा यानी कि सांस को लेगा, तभी तो वो नाक से सांस आ पाएगी। ठीक है, तभी वो ट्रैकिया में जा पाएगी। तो इसलिए हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, फेफड़ा आपका आंसर होगा राइट, यानी कि आपका ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर लगाना है फ्रेंड्स, वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टीबी, ठीक है, और ये दूसरा आपका निमोनिया। अब टीबी में भी यहाँ पर क्या होता है कि जो श्वसन तंत्र है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रेंड्स अपना, जिससे हम सांस लेते हैं या फिर सांस बाहर निकालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर समझा जाए तो टीबी की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आपके लंग्स में होती है, और निमोनिया भी आपकी एल्वोलाइज में होती है। ठीक है, तो एल्वोलाइज समस्या हो गई आपकी निमोनिया की, और टीबी आपका लंग्स का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्वसन तंत्र की बात करें तो निमोनिया और टीबी आपके 2 राइट आंसर होते हैं, जिसमें बी और सी दोनों ही आपके राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का डी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हाइपरटेंशन को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे उच्च रक्तचाप की समस्या या फिर अवस्था कह देंगे। ठीक है, तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है वो हाइपरटेंशन कहलाती है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है 25 का आंसर यूरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब देखिए पौधों में किसी कारणवश यहाँ पर मान लीजिए पानी की जो मात्रा है वो अधिकतम है या फिर ज़्यादा हो गई है, तो किस प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर निकाली जाती है। तो बाष्पो सर्जन द्वारा यहाँ पर क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, जिसे हम यहाँ पर ट्रांसपायरेशन भी कह रहे हैं। तो बाष्पोत्सर्जन आप इसका नाम देते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको यही कहेंगे, और इंग्लिश की बात करें तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगन कहते हैं। तो आप कभी भी देखिए आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी अपने बुक्स में, तो यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन यानी कि उससे क्या एब्जॉर्ब कर ली जाती है लाइट, देन उसके बाद क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो आगे की जो प्रोसेस है वो बढ़ती चली जाती है। तो अंगन की बात कर रहे हैं तो पत्ती आपका आंसर होगा राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना या फिर आदान प्रदान करना, तो वो कैसे होता है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये आपको बता देना है। तो आंसर आपका रंध्र के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फेफड़े का आकार होगा। तो फेफड़े का जो आकार होता है वो क्या रहने वाला है, आप सभी को पता होना चाहिए, शंक्वाकार होता है। ठीक है, शंक्वाकार इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर पता होने चाहिए, जनरल बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं फ्रेंड। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो पाचन होता है फ्रेंड्स भोजन का, तो उसे जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया का नाम आपको बताना है, तो उसे हम उपचयन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31,
हार्मोन शब्द का नामांकरण किसने किया था? तो हार्मोन जो शब्द लिया गया है फ्रेंड्स, वो किसने दिया था? तो बेलिस स्टार्लिंग ने इसका नाम अंकरण किया था, जो कि हार्मोन बताया कि ये एक तरीके के हार्मोन है। तो बेलिस स्टार्लिंग ने इसको बताया था, ठीक है। तो इसका नामांकरण किसके द्वारा किया गया? आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण क्या होता है? सेपरेशन होता है, ठीक है। सेपरेशन मतलब अलग अलग करना, ठीक है। तो किसने दिया था वो आपको बताना है। तो आंसर कौन सा रहेगा? आपको यहाँ पर मेंडल ने दिया था, ठीक है। तो आंसर रहेगा मेंडल। क्वेश्चन नंबर 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था, और उस यहाँ पर दूसरा नाम आपका ट्रेविनेरस ने किया था, ठीक है। ट्रेविरेनस। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है अरस्तु के नाम से यहाँ पर हम इसको जानते हैं। 35, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर इसको आंसर करेंगे राइट ए, थियोफेरस के नाम से हम इनको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर ग्रीक वर्ड से यहाँ पर उत्पत्ति की गई है बॉटनी शब्द की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं वो आपको बताना है। तो शैवाल का यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो परिस्थिति की यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये आपको बताना है। तो डेंड्रोलॉजी को हम इंग्लिश में भी डेंड्रोलॉजी ही कहते हैं। तो 39 का आपका आंसर होने वाला है झाड़ियों के अध्ययन से, ठीक है। किससे संबंध है? झाड़ियों के अध्ययन से। यहाँ पर इसको हम आंसर को राइट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संवर्धन का मतलब होता है इनहेंस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपको आंसर यहाँ पर लगाना है बीज का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्मोलॉजी में क्या करते हैं कि बीज का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अध्ययन करते हैं यहाँ पर घासों का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर फलों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका होगा राइट बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर होगा वर्गीकी, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका वर्गीकी। तो ये आपका जो आंसर हो गया, पौधों के नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं वर्गीकी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो किसने यहाँ पर इसको दिया था या फिर बताया था, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? पितामह कह रहे हैं, ठीक है। जो उस कह सकते हो वर्गीकी को यहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेट किया या फिर बताया या फिर उसको संबोधित किया। इस तरीके से आप नेक्स्ट इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लीनस के नाम से जानते हैं। तो ये लीनस क्या है? पितामह कहलाते हैं वर्गीकी के। 47, सूक्ष्म जीवी मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीवी कहाँ पर मिलते हैं? यहाँ पर देखिए सभी आपको आंसर में लगाना है। रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी है, दलदल मिट्टी में भी मिलते हैं या फिर भूमि में मिलते हैं। इन सभी में यहाँ पर क्या सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर 48, विषाणु वृद्धि करता है, तो कैसे उसकी वृद्धि होती है आपको बताना है। तो वृद्धि यहाँ पर जीवित कोशिका के द्वारा होती है, क्योंकि विषाणु हमेशा जीवित कोशिका में ही जीवित रह सकते हैं। उसके अलावा किसी भी कोशिका में या फिर किसी में भी आप क्या मृत शरीर में या फिर पानी में या फिर चीनी के विलियम में, इस तरीके का आंसर ये क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। जीवित कोशिका में ही विषाणु की वृद्धि पॉसिबल है, ठीक है। यानी उनकी ग्रोथ है वो यहाँ पर जीवित कोशिका में ही हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 49, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना बनाने के लिए यहाँ पर साइकस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का जब अध्ययन करते हैं हम तो स्टडी करते हैं यहाँ पर पोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर जीके बायोलॉजी के यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर इस तरीके का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। देन आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। और किसी भी तरीके का फॉर्म अगर आता है फ्रेंड्स, एडमिशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आप
ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इस चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोवाइड करते हैं आप सभी लोगों को। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स को, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।